जैन योद्धाज, आई कैडेट अंजलि राहुल पवार ऑफ यशोतेज एकेडमी फ्रॉम ग्लैडिएटर्स बटालियन। तो आज हम कुछ अमेजिंग पढ़ने वाले हैं, विच इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये सेशन तो इंटरेस्टिंग होने ही वाला है, ठीक है। तो आज हम फन भी करने वाले हैं, साथ में पढ़ेंगे भी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो आर यू रेडी? यस। So these are some contents like introduction, Dobrynin stride, Newland's law of octaves, Mendeleev's periodic table, the modern periodic table, position of elements, and the last one is trends in the modern periodic table. ठीक है? So this is what we are going to learn in this video. Yes, introduction. तो at present 118 elements are known to us. तुम शॉक हो जाओगे. Yes, 118 and 94 are naturally occurring. तो यहाँ पे आप कुछ नोटिस कर रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जो भी एलिमेंट्स जिनके सेम प्रॉपर्टीज होते हैं उनको सेपरेटली रखा जाता है, राइट। वैसे ही यहाँ पे देखो, डेटॉल, जितने भी डेटॉल के उनको एक सेपरेट ग्रुप में रखा गया है, जितने भी लक्स के सोप से उनको एक अलग ग्रुप में रखा गया है। सेम हियर, गुड डे के जो बिस्किट दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट, तो इनको भी अलग अलग रखा गया है एंड मैरीगोल्ड को भी सेपरेट रखा। सिमिलरली साइंटिस्ट मेड सेवरल अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज जिनके भी सिमिलर प्रॉपर्टीज थे उनको उन्होंने एक अलग जगह पे अलग ग्रुप में रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट इज डोबेरिनल स्प्राइड। सो इसमें क्या हुआ, he identified some groups having 3 elements each, so he called these groups as triads। मतलब उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया जिसमें 3 elements each थे और उनको नाम क्या दिया गया उस ग्रुप को ट्राइड्स, ठीक है। then he showed that when the 3 elements in a triad were written in the order of increasing atomic mass, मतलब उनको जो एटॉमिक मास के मतलब ऑर्डर में, जैसे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है उस ऑर्डर में जब उनको लिखा गया, तो जो एटॉमिक मास था एलिमेंट का वाज रफली द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर क्लोरीन का हम देखें एटॉमिक मास विच इज 35, ठीक है, 35। नेक्स्ट इज ब्रोमीन का है 79.9 एंड आयोडीन का है 126.9। तो अगर हम इन दोनों का सम करें और इसका एवरेज निकाले तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, अराउंड ब्रोमीन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ओनली व्हाट ही एक्सप्लेन, ही शोड। फिर क्या आता है, डोबेरिन कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। मतलब जितने भी नोन थे तब, मतलब देखो ये जो टेबल है ना, सिर्फ उतने उनको मालूम थे एलिमेंट्स। तो जितने भी अभी इसमें दिख रहे हैं इस टेबल में, सिर्फ उतने एलिमेंट्स को वो आइडेंटिफाई कर पाए ट्राइड्स के इसमें। And then this system of classification into triads was not found to be useful। तो ये तो गलत हो गया। तो फिर अब देखते हैं और क्या किया दूसरे साइंटिस्ट ने। हाँ, तो आते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो अब क्या हुआ, इन 1866 क्या होता है, जॉन न्यूलैंड्स, ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी सेम किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में उनको एलिमेंट्स को रखा गया। Then he found that every 8th element, जो भी 8th element है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, किसके, फर्स्ट वाले के इसमें। Then he compared this to the octaves found in music। अब ये octaves क्या होता है, सी यहाँ पे एक दिख रहा है ये बॉक्स। सो देखो ये जो है जिसमें हम सारे गम भी बोलते हैं, तो दिस इज ऑल्सो एन ऑक्टेव, राइट। सो देयरफॉर ही कॉल्ड इट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड इट इज नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे क्या है। यस, सो इन न्यूलैंड्स लॉ ऑक्टेव्स द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी सेम। अब जो प्रॉपर्टीज लिथियम और सोडियम के थे वो सेम थे, सिमिलर थे। जैसे देखो अभी सोडियम, ये यहाँ पे सोडियम, ये सोडियम 8th एलिमेंट है, राइट, और लिथियम यहाँ पे। तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज थे वो सिमिलर थे, ठीक है, इसलिए उनको एक ही ग्रुप में अरेंज किया गया। अब यहाँ पे देखो, सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिसेंबल ईच अदर, मतलब ये दोनों भी रिसेंबल करते हैं, मतलब इन दोनों की भी प्रॉपर्टीज मैच करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव में और क्या बताया गया, इट वाज फाउंड दैट द लॉज ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली टू अप टू कैल्शियम, मतलब सिर्फ कैल्शियम तक ही ये एप्लीकेबल था
और इनको क्या लगा न्यूलैंड्स को कि इस दुनिया में नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करते हैं, बट ऐसा तो नहीं था, फ्यूचर में और ज्यादा डिस्कवर हुए, ठीक है। देन व्हाट हैपेंड, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल, अब तो क्या हुआ, एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, अब उनको फिट भी तो करना है टेबल में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि जो दो एलिमेंट्स थे, टू एलिमेंट्स, उनको सेम स्लॉट में पुट कर दिया। अब वो कौन कौन थे दो एलिमेंट्स, वो देखते हैं। तो वो थे कोबाल्ट एंड निकेल। तो इन्होंने क्या किया, न्यूलैंड्स ने इन दोनों को भी एक ही स्लॉट में रख दिया, एक ही कॉलम में, जिस कॉलम में फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन प्रेजेंट थे। और तुम्हें पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ये हैलोजेंस है, और इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीटली डिफरेंट है कोबाल्ट और निकल से। देखो यहाँ पे इस बॉक्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और ये ब्रोमीन, और इसमें ये बीच में आ गया कोबाल्ट और निकल। इनकी तो प्रॉपर्टी मैच नहीं करी, फिर भी उनको वहां पे एडजस्ट किया गया। और दूसरा है आयन। अब आयन को क्या किया गया, उनका कर रहा था रिसेंबल, रिसेंबल मीन्स उनका मैच कर रहे थे प्रॉपर्टीज कोबाल्ट और निकल से, बट फिर भी आयन को बहुत दूर रखा गया, ठीक है। और फिर क्या, डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। जैसे ही नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बिकेम इररिलेवेंट, और फिर क्या, ये भी गलत साबित किया गया। फिर आते हैं हमारे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट गोज टू मेंडलीव्स। ये कौन है, एक रशियन केमिस्ट है, और जब इन्होंने स्टार्ट किया था काम करने के इस पे पीरियोडिक टेबल के ऊपर, तो उनको क्या लगा कि तब उनके टाइम पे सिर्फ 63 एलिमेंट्स नोन थे, ठीक है। और फिर उन्होंने सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किस पे किया था, जो कंपाउंड्स फॉर्म हुए थे किससे, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से, ठीक है। एंड देन ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे वर वेरी रिएक्टिव, ये मेन है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, एंड फॉर्म कंपाउंड्स विथ मोस्ट एलिमेंट्स, मतलब वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ये दोनों, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और बहुत सारे कंपाउंड्स भी फॉर्म करते हैं। सो मेंडलीव्स ने इनको सिलेक्ट कर दिया। यस, हियर इज आवर periodic table, Mendeleev's periodic table. This contains vertical columns and these are called as groups. और next है horizontal rows, इनको क्या कहा जाता है, periods, ठीक है। और एक बात मैं आगे इस वीडियो में ये बहुत बार बोलूंगी, ग्रुप्स एंड पीरियड्स, तो ये मतलब ध्यान में रख देना कि जब भी हम ऐसे जाते हैं लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट, ये सारे पीरियड्स है, जो हॉरिजॉन्टल रोज है वो पीरियड्स है, और जो वर्टिकली जा रहे हैं नीचे कॉलम में वो है ग्रुप्स, ठीक है। यस, सब अमेजिंग बात ये है कि उन्होंने क्या किया, 63 कार्ड्स लिए, ठीक है, और 63 कार्ड्स को क्या किया, हर एक कार्ड पे उन्होंने प्रॉपर्टीज लिखे हर एक एलिमेंट के, ठीक है। और फिर उसके बाद किया, जिसके भी एलिमेंट जो भी एलिमेंट थे जिनकी भी प्रॉपर्टीज सिमिलर थे, उनको एक साथ पिन अप कर लिया और वॉल पे चिपका दिया, ठीक है। एंड देन मेंडलीव फॉर्मुलेटेड अ periodic law which states that the properties of elements are the periodic function of their atomic masses, ठीक है। मतलब क्या, उन्होंने ये फॉर्मुलेट क्या किया, उन्होंने क्या बताया, क्या स्टेट किया, दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ जो एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज थे, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस, ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। नेक्स्ट, अचीवमेंट्स। अब कुछ तो अचीवमेंट किए होंगे, राइट, ग्रेट अचीवमेंट। तो ये क्या है, मेंडलीव हैव टू प्लेस एन एलिमेंट विथ, अब इसमें मैं बोलती हूँ हिंदी में, इन्होंने क्या किया, जो ज्यादा जो एलिमेंट है जिसका ज्यादा एटॉमिक मास है, उनको कम वाले एटॉमिक मास के आगे रखा गया। अब ऐसा क्यों किया, आप बोलोगे कि जो एटॉमिक मास जिसका कम है उसको पीछे रखना चाहिए, आगे रखना चाहिए, और जो जिसका ज्यादा है उसको पीछे रखना चाहिए, राइट। बट इन्होंने क्या किया, सीक्वेंस को इन्वर्ट किया। क्यों किया, क्योंकि उनके जो सिमिलर प्रॉपर्टीज थे वो सिमिलर थे, इसलिए उनको एक ग्रुप में टुगेदर रखा गया। और फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का क्या है, मास 58.9 एंड निकल का क्या है 58.7। तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे निकल को पहले रखना चाहिए और फिर कोबाल्ट को, राइट, क्योंकि कोबाल्ट का तो ज्यादा है एटॉमिक मास, बट फिर भी कोबाल्ट को पहले रखा गया निकल के आगे। क्यों, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी सेम थे। नेक्स्ट, फर्दर मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स, क्या किया उन्होंने, गैप्स रखे। नेक्स्ट क्या हुआ,
Mendeleev named them by prefixing Sanskrit numeral eka. Eka मतलब क्या? one to the name of preceding element in the same group. For instance, अब देखो scandium, gallium and germanium, ये बहुत बाद में मतलब they were discovered later. तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है. किसकी सिमिलर है? स्कैंडियम की जो है उनके एक बोरॉन्स के साथ प्रॉपर्टीज मैच करता है, गैलियम के एल्यूमिनियम से मैच करते प्रॉपर्टीज, और जर्मेनियम के सिलिकॉन से. सो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो गैलियम है उसकी किसके साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज होते हैं. तो ये इसका आंसर क्या होगा? एक एल्यूमिनियम. ठीक है. नेक्स्ट, अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. तो इसमें क्या होता है? देखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्यूमिनियम predicted by Mendeleev and those of elements gallium which was discovered later and replaced eka aluminum are listed as follows. अब देखो, ये एका एल्यूमिनियम ये तो बाद में हुआ था डिस्कवर, और गैलियम बहुत पहले हुआ था. तो गैलियम का क्या है? 69.7 है एटॉमिक मास, वेराज जो एका एल्यूमिनियम है उनकी भी सिमिलर प्रॉपर्टीज है, वो क्या है? 68. ठीक है. अब यहाँ पे फॉर्मूला एज एन क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड तो क्या होगा? E2O3. ठीक है. और अगर इसको हम गैलियम के इसमें यूज करेंगे तो वो हो जाएगा Ga2O3. फाइन. सेम फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड क्या होगा? ECl3 गैलियम क्लोराइड. ठीक है. चलो नेक्स्ट. तो अब आता है अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक में और क्या हुआ था देखने के लिए. तो अब कुछ इंटरेस्टिंग हुआ. अब क्या हुआ? जो नोबल गैसेस है लाइक हेलियम, नियॉन एंड आर्गन, so these gases were discovered very late, मतलब बहुत ही ज्यादा लेट हुए थे डिस्कवर्ड. अब इसका कारण क्या है कि दे आर वेरी मच इनर्ट. ठीक है. एंड प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लो कॉन्सेंट्रेशन इन आवर एटमोस्फियर, मतलब बहुत ही कम मात्रा में वो प्रेजेंट है एटमोस्फियर में, इसलिए वो बहुत लेट हुए थे डिस्कवर. फाइन. सो नेक्स्ट इज वन ऑफ द स्ट्रेन्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. अब क्या थे वो? कि ये गैसेस तो डिस्कवर हुए थे, बट यहाँ पे अचीवमेंट क्या हुई कि उनको ग्रुप में जो भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उनमें अरेंज किया गया, और वो भी कैसे? विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर है उसको बिना हिलाए बिना डिस्टर्ब करते हुए प्लेस किया गया. किसको? नोबल क्लासेस को. ठीक है. नेक्स्ट, अब इतने सारे अचीवमेंट्स तो पढ़ लिए, अब कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस तो होंगे, राइट? सो लिमिटेशंस क्या है? नो फिक्स पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन. आ गया हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन को ना फिक्स पोजीशन नहीं दी गई थी पीरियोडिक टेबल में. ठीक है. सो ये थी पहली लिमिटेशन. दूसरी क्या है? आइसोटॉप्स. सो आइसोटॉप्स क्या हुए थे? ये भी डिस्कवर हुए थे, बहुत बाद में डिस्कवर हुए थे, और फिर इन्होंने क्या किया? आइसोटॉप्स ने चैलेंज किया किसको? मेंडलीव पीरियोडिक मतलब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को. क्यों? क्योंकि isotopes of an element have similar chemical properties but different atomic mass. इनके atomic mass जो है वो different है, और isotopes को तो अब arrange तो करना पड़ेगा ऑर्डर में. Another problem was that the atomic masses do not increase in a regular manner in going from one element to the next. So it was not possible to predict how many elements could be discovered between two elements. मतलब इसका कहना क्या है कि जो भी दो एलिमेंट्स है उनके बीच में कितने और एलिमेंट्स डिस्कवर कर सकते हैं वो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे. ठीक है. सो और स्पेशली कब? जब वो हेवियर एलिमेंट्स को कंसिडर कर रहे थे. फाइन. तो ये कुछ लिमिटेशंस थे. यस. फाइनली आता है अब हमारा द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो इसमें क्या हुआ? जो 1913 की बात है, हेनरी मोजली, इन्होंने क्या किया? He showed that the atomic number, देखो पीछे क्या था? एटॉमिक मास था. यहाँ पे क्या है? एटॉमिक नंबर. The atomic number of an element is a more fundamental property than its atomic mass. ठीक है. आगे हम पढ़ेंगे, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी मैं. तो ये देखो, accordingly Mendeleev's periodic law was modified and atomic number was adopted. मतलब क्या? Mendeleev periodic टेबल में क्या था? फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास था. ठीक है. यहाँ पे क्या किया? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई कर दिया. मॉडिफाई मतलब चेंज कर दिया उनको, एंड एटॉमिक नंबर को अडॉप्ट किया गया.
देखो, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, द एटॉमिक नंबर गिव्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो क्वेश्चन बन सकता है कि एटॉमिक नंबर क्या देता है हमें? सो इट गिव्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, एंड दिस नंबर इंक्रीजेस बाय 1 इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाने के बाद बढ़ जाता है। एलिमेंट्स व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हम Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेड अस टू द क्लासिफिकेशन नोन एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो जब उनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनको अरेंज किया गया, सो इससे हम मतलब इससे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट, सो दिस इज आर पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। तो अब इसमें क्या खासियत है? द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स। अब वर्टिकल कॉलम्स मतलब क्या? ग्रुप्स, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज, एंड दिस आर कॉल्ड एज पीरियड्स। ठीक है, नेक्स्ट, अब बात करते हैं पोजीशन के बारे में। मतलब हर एक को पोजीशन चाहिए होती है, राइट? सो अब जानते हैं कि इन एलिमेंट्स को कैसे पोजीशन दी जाती है। द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अस अबाउट इट्स केमिकल रिएक्टिव। मतलब उनकी केमिकल रिएक्टिविटी जितनी है उसके हिसाब से उनको पोजीशन दी गई है। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। ये 2n स्क्वायर है। ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ द गिवन शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के शेल। ठीक है, अब के शेल में कितने होते हैं? एट मैक्स 2, राइट? सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, या कि जो दो एलिमेंट है किसमें? फर्स्ट पीरियड में, के शेल के। तो इसमें क्या करेंगे हम? फर्स्ट पीरियड के, राइट? सो 1 का स्क्वायर कर देंगे। 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2। एल शेल में कितने होंगे? 2, राइट? सो 2 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। हेंस द पीरियडिक सेकेंड पीरियड हैज 8 एलिमेंट्स। जो भी सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स है उनकी जो वैलेंसी है कि या फिर एल शेल है, तो उनका क्या है? 8 एलिमेंट्स होते हैं उनमें। फाइन, नेक्स्ट इज एम शेल। तो यहाँ पे क्या किया है? एम शेल इज द थर्ड शेल। तो थर्ड शेल को अगर हम स्क्वायर करेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 18। बट द आउटरमोस्ट शेल कैन हैव ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो आउटरमोस्ट शेल है उनके सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। सो द थर्ड पीरियड आल्सो हैज ओनली 8 एलिमेंट्स। फाइन, सो ये कुछ नहीं था, ये सिर्फ अकॉर्डिंग टू देयर शेल्स थे। अब ये के शेल का फर्स्ट शेल होता है तो फर्स्ट, फिर एल शेल का सेकंड होता है तो ये सेकंड, एंड एम शेल का थर्ड होता है तो ये थर्ड। फाइन, नेक्स्ट, यस, ट्रेंड्स। अब ट्रेंड्स में क्या पहले देखेंगे हम? फर्स्ट इज वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होता है? द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट is determined by the number of valence electrons present in the outermost shell of its atoms। मतलब जो भी एक एटम है उसके जो वैलेंस जो आउटरमोस्ट शेल होती है, लास्ट वाली शेल, उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो होती है हमारी वैलेंसी। फाइन, नेक्स्ट इज एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज क्या है? द टर्म एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। मतलब अगर समझो ये एक हमारा एटम है, ठीक है, ये एटम है हमारा, ये गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, और ये देखो अगर यहाँ पे भी एक एटम है तो ये जो रेडियस दिख रहा है दिस इज ओनली कॉल्ड एज एटॉमिक साइज। ठीक है, द टर्म एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। जो इसका रेडियस होगा दिस इज ओनली कॉल्ड एज एटॉमिक साइज। The atomic size may be visualized as the distance between the center of the nucleus and the outermost shell of an isolated atom। मतलब क्या? ये जो न्यूक्लियस है और ये लास्ट वाली शेल, ये लास्ट शेल है, ठीक है, तो ये जो लास्ट वाली शेल है उनके बीच का जो डिस्टेंस है तो ये क्या होगा? एटॉमिक साइज। वैसे ही इस एटम का भी वही होगा। दिस इज द न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये आउटरमोस्ट शेल, तो ये क्या हो जाएगा? एटॉमिक साइज। नेक्स्ट इज एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन
एटम इज 37 पिकोमीटर। जो हाइड्रोजन एटम है उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो कितना है 37 पिकोमीटर। अब पिकोमीटर मतलब क्या, 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर -12 मीटर, 10 रेज़ टू द पावर -12 मीटर। ठीक है, अब हम एटॉमिक साइज के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। So see, this is the atomic radius. The atomic radius decreases in moving from left to right along a period. This is due to an increase in nuclear charge which tends to pull the electrons closer to the nucleus and reduces the size of atoms. इसका मतलब क्या है, जब तुम लेफ्ट से राइट में जाओगे, ठीक है, तो जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज हो जाएगा, और अगर हम नीचे जाएंगे थ्रू द कॉलम तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। फाइन। सो नेक्स्ट क्या है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। तब इसमें क्या होता है, देखो ये जो टेबल है, द मेटल्स लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम आर टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये जो लेफ्ट साइड है ये वाला, यहाँ पे कौन होगा, सोडियम एंड मैग्नीशियम। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उन्होंने क्या किया है, जो मेटल्स है उनको लेफ्ट साइड में रखा गया है और जो नॉन मेटल्स है उनको राइट साइड में। आगे पढ़ेंगे। While non-metals like sulfur and chlorine are found to be on right hand side, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि जो नॉन मेटल्स है उनको राइट साइड में रखा गया है। फाइन। अब आता है इन द मिडल। अब इन द मिडल क्या होता है, वी हैव सिलिकॉन विच इज क्लासिफाइड एज अ सेमी मेटल और मेटेलॉइड। अब मेटेलॉइड क्या होता है, मेटेलॉइड मतलब क्या, जो दोनों भी एग्जिबिट करते हैं प्रॉपर्टीज, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। ठीक है, तो ये देखो ये हो गए यहाँ पे ये zigzag वे में हमारे मेटेलॉइड्स। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल a zigzag line separates metals from non metals। देखो ये जो zigzag लाइन है वो क्या कर रही है, मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट। ठीक है, सो द बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स लाइक बोरॉन, इसमें क्वेश्चन बन सकता है राइट, कि जो बॉर्डर लाइन है उस पे कौन से एलिमेंट्स है, कौन से मेटेलॉइड्स है, तो वो कौन से है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम आर intermediate in properties and are called metalloids or semi metals। फाइन, चलो तो आगे पढ़ते हैं। अब देखो, अब तुम्हें ये तो हम बचपन से पढ़ते ही आए कि जो मेटल्स होते हैं, the metals tend to lose electrons while forming bonds, that is they are electropositive in nature, right? मतलब अगर वो लूज कर रहे इलेक्ट्रॉन्स तो वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फाइन। अब देखो, effect as the effective nuclear charge acting on the valence shell electrons increases across the period मतलब क्या, this side, right? so जब इस साइड में जाएंगे लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट में जाएंगे, सॉरी लेफ्ट टू राइट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो उनके अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज होते हैं, राइट, और ऐसे जाने के बाद एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या, वो जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रख रहा है, राइट, अगर वो खींच के रख रहा है इलेक्ट्रॉन्स को तो वो लूज ही नहीं कर पाएंगे, राइट, सो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज। फाइन। अब डाउन द ग्रुप जाएंगे हम, तो यहाँ पे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज डिक्रीजिंग बिकॉज, क्यों डिक्रीज हो रहा है, the outermost electrons are farther away from nucleus, therefore this can be lost easily। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज जो है वो इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर जाते हैं न्यूक्लियस से, राइट, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। अगर ईएनसी कम है, ईएनसी मतलब क्या, न्यूक्लियर का खींचना, अगर वो न्यूक्लियर का खींचना कम है तो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं इजीली, सो राइट, सो therefore this can be lost easily। Hence, metallic character decreases across a period and increases down a group। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। फाइन, सो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। फाइन। सो अब आते हैं नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या करते हैं? गेन करते रहते हैं। नॉन मेटल्स क्या करते हैं? गेन करते हैं। और मेटल्स क्या करते हैं? लूज करते हैं। फाइन, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। As the trends in the negativity show, non-metals are found on the right side of the periodic table towards the top. देखो यहाँ पे top में non-metals यहाँ पे, right? These trends also help us to predict the nature of oxides formed by the elements because it is known to you that oxides of metals. अब बताओ, जो metals होते हैं उनका oxides क्या होता है? Basic in nature. And जो non-metals होते हैं उनका क्या होता है? Acidic in nature, right? तो हम इससे क्या प्रेडिक्ट, इस ट्रेंड से हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इन एलिमेंट्स का क्या ऑक्साइड है, और उन मतलब जो ऑक्साइड है अगर मेटल है तो हम मतलब पहचान सकते हैं क्या, हाँ इसका ऑक्साइड क्या होगा? बेसिक। और अगर वो नॉन मेटल है तो क्या हो जाएगा उसका? एसिडिक, राइट? तो आगे क्या है? चलो तो अब बारी आती है टेस्ट की। तो अब तुम्हारी टेस्ट ली जाए, तो क्या आप रेडी हो? ठीक है, चलो ठीक है, so let's start. Question number 1. The atomic mass is equal to the sum of, क्या होता है एटॉमिक मास? ओके, सो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, विच इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है? इक्वल्स टू प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो लेट्स गो ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, नेम द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल. ठीक है, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, तो वो कौन सा होगा? ये कौन से है? ये क्या है? ये सारे हैं हैलोजेंस। तो इन हैलोजन में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? ढूंढिए। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा? सी, विच इज फ्लोरीन। फाइन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, which is up to which element the law of octaves was found to be applicable. अब कौन से एलिमेंट ऑफ एप्लीकेबल था लॉज ऑफ ऑक्टेव्स? तो हमने पढ़ा है ये, which is कैल्शियम। फाइन, yes, next question. What type of oxide would एक एल्यूमिनियम फॉर्म? तो मैंने बताया था कि इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है। सो क्या है उसका आंसर? जो हमने पढ़ा था, एल्यूमिनियम जो किससे होता है? गैलियम के साथ, उनके प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं, राइट? गैलियम और किसके? एक एल्यूमिनियम के। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? E2O3। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. वेयर वुड यू लोकेट, अब यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं हम, वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो अगर जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 है, ठीक है, मतलब पहले 2 कब होता है? हमने पढ़ा है ये, जब ये के शेल होता है तो क्या हो जाएगा? 2, जो फॉर्मूला था ना 2n² वाला, राइट? 2n² वाला। और जब सेकेंड शेल होता है एल, तो क्या होता है? 2। तो इसमें एल शेल में कितने? 8 है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 है? तो देखते हैं आंसर क्या है। सो द आंसर इज 2,8 के जो एलिमेंट है वो कौन सा है? ग्रुप 18 का एलिमेंट है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन ग्रुप 2। अब आती है बात ग्रुप 2 की। तो इसका मैं एक सिंपल से ट्रिक बताती हूँ। जो भी ग्रुप 2 होता है उसका क्या हो जाएगा? बेटा, 2 मिनट्स, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राशि। ठीक है, बाप राशि। तो इसका है क्या है? ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स है। तो अब इससे हम पता चल सकता है कि सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? तो वो होगा बेरिलियम, विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, सो इस ट्रिक से तुम याद रख सकते हो इन एलिमेंट्स को ग्रुप 2 के। फाइन, ओके, ग्रुप 7. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स अपॉन, अब ये 4 ऑप्शन में से कौन से इस पे डिपेंड करते हैं? सो इसका आंसर होगा ऑल। वो किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ एटम पे तो करता ही है, ठीक है,
न्यूक्लियर चार्ज ऑन एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8. Which out of them is not a halogen? अब halogen आपको पता है, right? So just guess it. क्या होगा इसमें? फ्लोरीन तो होता है, एलिमिनेट करते हैं, ठीक है. क्लोरीन होता है, आयोडीन भी होता है. कौन सा नहीं होता है? जर्मेनियम. क्वेश्चन में क्या बताया है, क्या पूछा है? नॉट. तो हमेशा क्वेश्चन में अगर नॉट वगैरह कुछ दिया होता है तो उस पर पहले ज्यादा सबसे पहले उस पर ध्यान दिया करो, ठीक है. सो नॉट पूछा है तो हेलोजन ये तीनों तो है, ठीक है. जो नहीं है वो कौन सा है? जर्मेनियम. सो हमारा आंसर क्या होगा? जर्मेनियम. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? आइसोटोप्स. तो ठीक है, आइसोटोप्स पोजेस सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम मास नंबर या फिर नन. चलो इसका आंसर क्या होगा? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है. फाइन. 10th question is which of the following in their outermost shell has 2 valence electrons? देखो K में कितने होते हैं, L में कितने होते हैं, M और N. इससे ढूंढो and then you will get your answer. So देखो K shell, K, L, M and N. फाइन. इसमें कितने होंगे? मिल गया आपका आंसर विच इज 2. देन जैसे से बढ़ेंगे 8. वैसे ही कौन सा क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है? जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसके होते हैं? के शेल के. फाइन. इसका आंसर क्या होगा? के शेल. सो आई होप दैट तुम्हें मजा आया होगा एंड दिस वाज इंफॉर्मेटिव सेशन. सो थैंक यू एंड जय हिंद.